नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरक्षण से संबंधित क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 1 अगस्त को लिया गया। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है आरक्षण की प्रक्रिया भारत के अंदर वर्तमान समय को लेकर के, और क्रीमी लेयर को विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि आखिरकार एक पीढ़ी तक जो आरक्षण को सीमित करने के लिए जो यहाँ पर आम जनता के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है उसके क्या सकारात्मक पहलू हो सकते हैं और उसके क्या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। तमाम बातों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और जानते हैं समझते हैं इस टॉपिक को। सो गाइस, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण के बावजूद पिछड़ेपन से नहीं उबर पा रही जातियों के मद्देनजर रखते हुए एक अहम फैसला दिया था। जी हाँ, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद में भारत की समस्त जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सर्वोच्च अदालत की 7 जजों वाली एक बेंच ने बहुमत के निर्णय में कोटा होने के बावजूद, ध्यान रखिएगा, हाशिए पर जीने वाली जातियों को कोटा मुहैया कराने का फैसला दिया। यानी कि सामाजिक समानता के लिए जो अनुसूचित जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, इनमें सब कैटेगरी अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देना सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया। मतलब कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण देने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मंजूर कर दिया। सो गाइस, पीठ में शामिल अकेली महिला न्यायाधीश जस्टिस, इनका नाम है बेला एम द्विवेदी, इन्होंने बाकी न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले से अलग फैसला दिया। बाकी सबका मानना ये था कि जो हम फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये फैसला हुआ था बहुमत के आधार पर। तो अगर बहुमत काफ़ी अधिक है कि हाँ, इसमें आरक्षण के अंदर भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो फाइनली वो चीज़ क्या हो गई, लागू हो गई। दोस्तों, अधिकांश लोग ये मानते हैं कि संविधान के अंदर जो आरक्षण की जो डिमांड रखी गई थी आर्टिकल नंबर 341 पार्ट 1 के अंतर्गत, वो रखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनका विचार उस समय कुछ और था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था कि महज 10 साल के लिए आरक्षण लागू करके सामाजिक सौहार्द लाने का था, लेकिन ये पिछले 7.5 दशकों तक भी लगातार जारी है। उस समय केवल ये कहा गया था कि इसे केवल आने वाले 10 सालों तक लागू किया जाए, जिससे कि एक बैलेंस बन जाएगा। लेकिन आरक्षण जो है अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो आपका पर्सनल प्रॉफिट बन जाएगा, निजी स्वार्थ बन जाएगा। ये टिप्पणी करी थी जस्टिस JB पारदीवाला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जज हैं। इन्होंने EWS रिजर्वेशंस फैसला देते हुए ये अपनी लाइन कही थी। अब बात करते हैं कि आखिरकार आरक्षण की आवश्यकता क्यों है। सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए थी उस समय कि देश में पिछड़ी जातियों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको ठीक करना। अब पिछड़े वर्ग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि वे उन लोगों के साथ में कंपटीशन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे जिनके पास सदियों से संसाधन और साधनों तक पहुंच रही है। जो लोग काफ़ी वीक हैं और एक तरफ जो इंसान संसाधन से पूरा परिपूर्ण है, तो उसको एक लेवल पर लाने के लिए ये प्रोविज़न रखा गया था संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। उनको लगा था कि आने वाले 10 सालों में दोनों वर्ग बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे, फिर होगा वास्तविक कंपटीशन, तब होगी असली प्रतिस्पर्धा। लेकिन यहाँ पे तो आरक्षण लोगों का एक कॉपीराइट बन चुका है। सबको आरक्षण चाहिए, आरक्षण में भी लोगों को आरक्षण चाहिए। दोस्तों, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रह चुका है। और पिछड़े वर्गों की उन्नति हो, कॉमन सी बात है, आरक्षण से पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी उन्नति होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अब योग्यता के आधार पर समानता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आरक्षण की मेरे अकॉर्डिंग शायद इतनी अधिक आवश्यकता अब नहीं है। पूरी तरह से समाप्त करना पॉसिबल नहीं है। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि अभी हाल ही में जो एक नया, जी हाँ, जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक लाइन बोली है कि केवल एक पीढ़ी तक ही आरक्षण सीमित होना चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में भी काफ़ी अधिक हैं, तो इस बात को भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि संसद टीवी पर संविधान से संबंधित
10 एपिसोड दिखाए गए हैं। वो यूट्यूब चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। संविधान संसद टीवी आप सर्च करिएगा। अगर आप संविधान को काफ़ी डीप डाइव करना चाहते हैं, मतलब कि गहराई से समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। वापस आते हैं टॉपिक की ओर। सो गाइस, हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्रीमी लेयर है क्या। जैसा कि दोस्तों नाम में ही निहित है, क्रीमी लेयर, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है मलाईदार तबका, मलाईदार लेयर। दोस्तों इस लेयर के माध्यम से ही अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब कि ओबीसी में आने वाली जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा होगा। जी हाँ, जो उनका आर्थिक आधार है उस पर बंटवारा करने के लिए क्रीमी लेयर बनाई गई थी। अब मतलब कि जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है तो वो काफ़ी क्रीमी है, मतलब काफ़ी सशक्त है, उसको सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आप ओबीसी है, मैं ओबीसी हूँ, ठीक है, बट आप मुझसे फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है तो आपको सरकारी नौकरी, ठीक है, आप ओबीसी हो, ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी और जो शिक्षण संस्थान है उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, ठीक है, तो मैं क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं आता, तो मुझको जो सरकारी नौकरी में बेनिफिट होता है, जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसके बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम हैं दोनों ओबीसी, लेकिन क्रीमी लेयर की जो दीवार है इसने हम दोनों को आपस में क्या करा, हल्का सा बांट दिया। जो बेनिफिट मुझको मिल रहे हैं वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा गया कि ओबीसी के अलावा SC ST को भी इसमें रखा जाए, मतलब कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण रख दिया गया। दोस्तों स्टार्टिंग में मैं बताना चाहता हूँ कि क्रीमी लेयर की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1993 में, 1993 में। उस समय 1 लाख अगर कोई प्रति वर्ष की किसी की आय है तो वो लोग इसमें शामिल किए गए थे क्रीमी लेयर के अंदर, क्योंकि उस समय महंगाई काफ़ी कम थी। 1 लाख रुपए 1993 में बहुत बड़ी रकम होती थी। बाद में इस सीमा को बढ़ा करके 2004 में 2.5 लाख कर दिया गया और 2008 में इसको 4.5 लाख रुपीस कर दिया गया और 2013 में इसको 6 लाख रुपए कर दी गई इसकी लिमिट क्रीमी लेयर की, और 2017 में, जी हाँ 2017 में इसको 8 लाख रुपए कर दिया गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार अभी कुछ लोगों का मानना ये है कि जो हमारा आरक्षण है उसको केवल 1 पीढ़ी तक ही सीमित कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसके हम लोग पक्ष और इसके विपक्ष, मतलब क्या इसके सकारात्मक पहलू हो सकते हैं और इसके क्या नकारात्मक पहलू हुए हैं, इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अब दोस्तों 1 अगस्त को जज ने जो फैसला सुनाया, किस जज का क्या विचार था, ये सभी बातों को जानना भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जस्टिस गवई का समर्थन करते हुए जस्टिस विक्रम सिंह ने ये कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एसटी पर भी लागू होता है। अब जस्टिस पंकज मित्तल ने भी इस तरह का विचार व्यक्त किया, लेकिन इन्होंने एक नया ट्विस्ट दिया। इस बात में इन्होंने ये कहा कि आरक्षण केवल 1 पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुकी है, चाहे वो सरकारी नौकरी का बेनिफिट प्राप्त करके हो या फिर किसी शिक्षण संस्थान अगर कोई बेनिफिट प्राप्त कर चुकी है, और लेकिन वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी उठ चुकी है, तो वो अपने आप ही ध्यान रखिएगा कि इन सभी ओबीसी कैटेगरी में जो मिलने वाला फ़ायदा है, ठीक है, उसको अपने आप त्याग देगी। यहाँ पर उनको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। तो सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी ने का मानना ये था कि जो उनका विचार है आरक्षण को लेकर के, उस आरक्षण का ओबीसी के सभी कैटेगरी को, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको भी और जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं उनको भी, सबका विकास होना चाहिए। लेकिन जिसका विकास हो चुका है वो अपने आप को और विकास करने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा कि IS पूजा खेड़कर ने किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बना करके, ठीक है, फ़ायदे पर भी फ़ायदा उठाया। ये चीज़ काफ़ी गलत थी। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर सरकार को बनानी पड़ेगी। अगर दूसरी पीढ़ी हकदार नहीं है, ठीक है, या फिर पहली पीढ़ी दोस्तों अगर तरीके से खुद को वेल नहीं कर पाई, आर्थिक सशक्त नहीं कर पाई, ठीक है, क्रीमी लेयर का जो फ़ायदा उसको नहीं मिल रहा था उसको फ़ायदा अगर नहीं उठा पाई, मतलब कि सरकारी नौकरी में जो उसको आरक्षण मिल रहा था उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई, तो सेकेंड जो पीढ़ी है उसको एक मौका और मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हो गए वेल, पहली पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सिक्योर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी पीढ़ी को एक मौका मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी राय क्या, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के जरिए अधिक से अधिक लोगों के जीवन स्तर को उठाने की बात कही थी।
उन्होंने ये विश्वास जताया था कि अगले कुछ वर्षों में जब वंचित तबकों का स्तर मुख्यधारा की जातियों के समान हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तब आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन अफसोस ये है दोस्तों कि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति और अपने स्वार्थ के चलते 10 वर्षों की म्याद को लगातार आगे बढ़ाती गई और अब चल रहा है वर्तमान में 2024। कम से कम 7.5 दशकों तक लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और आगे भी इसका फ़ायदा उठाने को लेकर के ये सभी अभी भी तैयार हैं। दोस्तों, आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं तो कोई टिप्पणी करने वाला वैसे हूँ नहीं, क्योंकि ना तो मैं एससी में आता हूँ, ना मैं एसटी में आता हूँ, ना मैं ओबीसी में आता हूँ। मैं एक नॉर्मल कैटेगरी में आता हूँ, जनरल कैटेगरी में आता हूँ। मगर एक पीढ़ी के लिए आरक्षण की जो बात अदालत में कही गई, उसके कम से कम एक पहलू पर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। ऊपरी तौर पर कई लोगों को ये लग सकता है कि एक पीढ़ी को आरक्षण दे करके अगली पीढ़ी को, जी हाँ ध्यान रखिएगा कि अगली पीढ़ी को इससे वंचित कर देना चाहिए। लेकिन असलियत में अगर पहली पीढ़ी कुछ ना कर पाए तो उसका खामियाजा दूसरी पीढ़ी आखिरकार क्यों भुगतेगी। कम से कम दूसरी पीढ़ी को एक मौका और मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अपने विचार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग भीमराव अम्बेडकर जी की जगह पर होते तो आप उनके उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाते, मंथन करके अपना विचार, ठीक है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ दोस्तों एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब संविधान बन रहा था, जब इसके अधिवेशन चल रहे थे, भीमराव अम्बेडकर जी की जो आरक्षण वाली बात थी, काफ़ी लोग इस बात से काफ़ी खफा थे और गुस्से में भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना रिज़ाइन दिया था कि मैं संविधान जो बन रहा है इसकी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, आपको जो करना है करो, रिज़ाइन तक दे डाला था। लेकिन ठीक है, नेहरू जी और के.एम. मुंशी जी इनके घर गए इनको मनाने के लिए, ठीक है, बट इन्होंने बोला कि अगर आप मेरी आरक्षण वाली बात को मानते हो तो मैं दोबारा रिज्वाइन करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करने वाला। सोचिए, एक बार आप लोग, ठीक है, संसद टीवी यूट्यूब चैनल पर वो 10 एपिसोड जरूर देखिएगा, उससे आपका माइंड विकसित होगा, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा कि संविधान बना कैसे है और इसके पीछे आखिरकार क्या क्या, ठीक है, कितनी कितनी जंगें लड़नी पड़ी इन सभी नेताओं को। देखना ना भूलिएगा उस सभी एपिसोड को, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।